हेलो लर्नर्स। आज की क्लास में हम आपको डिटेल में समझाने वाले हैं मांग की लोच के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे मांग की लोच, और उसमें हम आपको बताएंगे कि लोच का मतलब होता क्या है। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मांग की लोच कितने तरीके की होती है, मतलब सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन करेंगे और मांग की लोच के प्रकार करेंगे। ठीक है, जिनकी की 5 श्रेणियां होती हैं। अगर मैं बात करूं वहीं पहले आपको लोच के बारे में। ठीक है, जब मांग की लोच हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर लोच का अर्थ क्या होता है? लोच का अर्थ होता है फ्लेक्सिबिलिटी, है ना। तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब हम कह सकते हैं इसको चेंज। ठीक है, हम इसमें चेंज देखते किसमें? हम चेंज देखते हैं मांग में, यानी मांग में जो परिवर्तन होगा। तो सिंपली अगर हम कहें कि लोच का मतलब होता है किसी वस्तु में घटना और बढ़ने की शक्ति। मतलब जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक रबर है। इस रबर को जब हम जो है थोड़ा बड़ा करते हैं, यानी कि ठीक है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा इमेज में, तो ये क्या हो रहा है? ये इंक्रीज हो रहा है, इसका है ना साइज इंक्रीज हो रहा है। जैसे ही इसको हम थोड़ा सा प्रेशर कम देंगे इस पे, तो ये डिक्रीज होगा इसका साइज, यानी घटेगा। तो किसी भी वस्तु में घटना और बढ़ना, इसी को हम कहते हैं लोच, है ना। अब लोच आपकी घट और बढ़ सकती है ना। लेकिन इस चैप्टर के माध्यम से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लोच को किससे हम रिलेट करके चल रहे हैं? मांग से। किसी भी व्यक्ति की मांग, मांग मतलब डिमांड। जैसे कि मार्केट में आपको कई सारी वस्तुएं दिखाई देती हैं, उन वस्तुओं की मांग क्या है, कैसे उस पे जो है फर्क पड़ता है, कैसे वो मांग घटती है बढ़ती है, वो सारी चीजें ही हम इसमें स्टडी कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको डिस्कस करें तो देखो, जब किसी भी वस्तु की कीमत हो, या फिर किसी व्यक्ति की इनकम हो, या फिर अन्य कारक हो। अन्य कारकों में हम कह सकते हैं कि जैसे कि फैशन का दौर होता है ना। फैशन के साथ साथ मान लो आपकी इनकम तो चेंज थी, आपकी रुचि की हम बात करके चल सकते हैं यहाँ पर, है ना। हम मौसम में परिवर्तन की बात कर सकते हैं, ये सारी चीजें, है ना। आपके स्वभाव की बात कर सकते हैं हम। ये सारी चीजें क्या होती हैं? ये अन्य कारक होते हैं। तो मतलब इन किसी भी वजह से आपकी मांग में जो परिवर्तन होता है, ठीक है, उसी को हम कहते हैं मांग में परिवर्तन, या फिर हम कह सकते हैं कि मांग की लोच है ना। अब मांग की लोच का और हम थोड़ा सा डिस्कस करें डिटेल में, तो मांग की मात्रा में जो परिवर्तन होता है, उसी को हम कहते हैं मांग की लोच। यानी कि मांग की मात्रा में जो परिवर्तन हो रहा है उसको मापना। ठीक है, एक अर्थशास्त्री है जिन्होंने यहाँ पर हमें बताया है, बेनहम। इन्होंने क्या कहा इसके बारे में कि मांग की लोच का विचार का संबंध जो होता है ना, वो हमारे मूल्य में होने वाले छोटे से परिवर्तन से मांग में पड़ने वाला प्रभाव। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल से आपको समझाऊं कि मान लीजिए कोई एक वस्तु थी ए, ठीक है। इस वस्तु का पहले प्राइस था 10। जैसे ही इस वस्तु का प्राइस घट के 8 रह जाए, या फिर बढ़ के 12 हो जाए, तो इस वस्तु की मांग में पड़ने वाला फर्क, है ना। जैसे 10 रुपए इसका प्राइस था, तो इसकी मांग मान लो 5 थी। प्राइस 10 से बढ़ के 12 हो गया तो इसकी मांग घट गई। प्राइस घट गया तो इसकी मांग बढ़ गई, जैसे कि 6 हो गई या फिर 7 हो गई। तो प्राइस में होने वाले परिवर्तन से, मतलब वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन से, उस वस्तु की मांग पर पड़ने वाला प्रभाव ही मांग की लोच होता है। ठीक है, जैसे यदि कीमत बदले तो उसको हम कहते हैं मांग की मूल्य लोच। मतलब कीमत बदलेगी तो मूल्य लोच होगी, किसी व्यक्ति की आय बदलेगी तो वो आय लोच होगी, और अगर संबंधित वस्तु की कीमत बदलेगी तो उसको हम कहते हैं पारस्परिक लोच, या फिर हम इसको कहते हैं आड़ी लोच। ठीक है, आड़ी या फिर तिरछी लोच, इसको तिरछी लोच भी कह सकते हैं आप। ठीक है,
संबंधित वस्तु या दूसरी वस्तु की मैं जैसे बात करूँ यहाँ पर, जैसे कि चाय और कॉफ़ी, है ना? चाय और कॉफ़ी की बात कर रहा हूँ मैं। मान लीजिए आप चाय पीते थे पहले और कॉफ़ी की कीमत में हुआ परिवर्तन, तो फिर क्या करेंगे आप? अ, ₹10 की चाय पीते थे और कॉफ़ी की कीमत था उस समय ₹8 मान लो। अब चाय का प्राइस तो सेम रहा, बट कॉफ़ी का प्राइस 8 से घट के 5 रह जाए, तो क्या होगा यहाँ पर? चाय की माँग क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी और कॉफ़ी की माँग इनक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि कॉफ़ी की जो कीमत है वो गिर गई है। ठीक है जी? तो ये होता है दूसरी वस्तु की कीमत के बदले। तो जो लोच होती है ना, वो 3 तरीके से देखने के लिए मिलती है हमें यहाँ पर, है ना? मूल्य लोच, आय लोच और आड़ी या फिर तिरछी लोच हम कह सकते हैं। लोच के बारे में मैंने आपको बता दिया। मांग की लोच के प्रकार की बात कर लेते हैं यहाँ पर, है ना? जो मैं अभी बात कर रहा था यहाँ पर, जैसे कि मूल्य लोच थी, आय लोच थी और एक आड़ी या फिर तिरछी लोच थी। ठीक है? एक-एक करके इनको स्टडी करते हैं कि मूल्य लोच को हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इससे हमें क्या पता चलता है कि किसी भी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन से मांग में क्या कितना परिवर्तन आता है। ठीक है जी? मतलब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से मांग पर पड़ने वाला प्रभाव। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर एक किसी भी वस्तु की बात कर लेते हैं हम, जैसे कि चाय की बात कर लेते हैं। ठीक है? इसकी कीमत पहले ₹10 थी, तो चाय की जो मांग थी वो 5 थी डिमांड मार्केट में। कीमत ₹10 से घटकर हो जाती है ₹5। तो जहाँ पर 5 डिमांड थी चाय की, वहाँ पर कीमत के गिरने से क्या हुआ? इनकी माँग बढ़ जाएगी, यानी कि अब ज़्यादा बिकने लगेगी चाय, है ना? तो वही होता है मूल्य लोच का मतलब कि किसी भी वस्तु के प्राइस में परिवर्तन होने से उसकी माँगी जाने वाली मात्रा में परिवर्तन। अगर मूल्य ऊँचा होगा, तो माँग घट जाएगी, मूल्य अगर कम होगा, तो माँग बढ़ जाएगी। ठीक है? सिंपली। उसके बाद हम बात करें आय लोच की। आय का मतलब क्या होता है? किसी उपभोक्ता का मतलब क्या होता है? ग्राहक, है ना? ग्राहक की इनकम अगर बदल जाए, उससे होने वाला वस्तु की माँग में परिवर्तन, उसको हम कहते हैं आय लोच। ठीक है? जैसे आप ₹10,000 कमा रहे थे, उस समय आप वस्तुएँ खरीद के ला रहे थे 10, 10 की जगह आप 20,000 कमाने लगे, तो अब आप वस्तुओं की मात्रा ज़्यादा खरीदेंगे। 10 की जगह मान लीजिए आप 5,000 कमाने लगे, तो आप वस्तु की मात्रा कम खरीदेंगे, है ना? यानी कि आपकी इनकम में होने वाले परिवर्तन से आपकी माँगे जाने वाली मात्रा में परिवर्तन, ठीक है? वस्तु की माँगे जाने वाली मात्रा में परिवर्तन। जैसे इसमें ना 2 तरीके की वस्तुएँ होती हैं, एक तो होती है सामान्य वस्तुएँ और एक होती है हीन वस्तुएँ। ठीक है? सामान्य वस्तुएँ क्या होती है? ये ऐसी वस्तुएँ होती है जहाँ पर आपकी इनकम बढ़ती है तो आपकी माँग बढ़ जाती है। ये इनकम के साथ-साथ आपकी माँग इनसे बढ़ जाती है। वहीं हीन वस्तुएँ ऐसी होती हैं जिनकी आय बढ़ने पर आपकी माँग घट जाती है। जैसे हीन वस्तु में मैं बात कर सकता हूँ, पहले आप बाजरा सस्ता था तो बाजरे की रोटी से काम चलाते थे, है ना? वहीं आपकी इनकम बढ़ जाए तो आप क्या करेंगे? इनकी माँग को घटा देंगे। तो वही तो बात हो रही है कि इनकम बढ़ने से आपकी माँग घट जाएगी, वो हीन वस्तुएँ होती हैं, यानी कि हम इनको कह सकते हैं घटिया किस्म की वस्तुएँ, घटिया किस्म की वस्तुएँ, ठीक है? सामान्य वस्तुओं के केस में आपकी इनकम बढ़ने के साथ-साथ आपकी डिमांड भी बढ़ जाती है, ठीक है? सामान्य वस्तु में हम कह सकते हैं कि टीवी, फ्रिज ऐसी चीज़ें, एसी वगैरह, इन चीज़ों में तो हम ये कहेंगे कि पहले अगर हम मान लो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से काम चलाते थे, तो वहाँ पर हम या फिर कहें तो आपके घर पे जैसे 4 कमरे हैं, 4 कमरों में आप 2 कमरों में टीवी लगा हुआ है, 2 में नहीं लगा हुआ। लेकिन आपकी इनकम बढ़ जाएगी तो क्या करेंगे आप? वो टीवी और खरीद लाएँगे तो वो और शिफ्ट कर देंगे बाकी के बचे हुए कमरों में। तो वहाँ वो होती है हमारी सामान्य वस्तुएँ, ठीक है? उसके बाद आती है आड़ी या फिर तिरछी माँग की लोच। इसका मतलब होता है जब किसी एक वस्तु की कीमत में बदलाव से दूसरी वस्तु की माँग पर जो प्रभाव पड़ता है। जैसे मैं यहाँ बात कर रहा था चाय और कॉफ़ी या फिर पूरक वस्तुएँ जैसे कि पेट्रोल और गाड़ी। यहाँ पर क्या होगा? जैसे कि
एक तरफ रखते हैं चाय और एक तरफ रखते हैं कॉफी, ठीक है। अब कॉफी चाय का यहाँ पर तो रखते हैं कीमत, समझना बात को, ठीक है, और यहाँ रखते हैं इसकी मांग। अब पहले 10 रुपए थी इसकी कीमत, तो 5 यूनिट इसकी बिक रही थी, ठीक है। कीमत इसकी बढ़ जाती है, मान लीजिए कीमत हो जाती है 20, तो इसकी मांग तो घट जाएगी, इसकी मांग तो घट जाएगी। दूसरा, कॉफी की मांग पहले मान लो 2 यूनिट थी, इसकी बढ़ जाएगी, इसकी 2 से 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 3 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन बढ़ जाएगी। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि एक वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन से दूसरी वस्तु की मांगे जाने वाली मात्रा में परिवर्तन, ठीक है। अब इनको एक-एक करके समझते हैं। पहला पॉइंट है हमारा यहाँ पर मांग की कीमत लोच के प्रकार, ठीक है, मांग की कीमत लोच। तो मांग की कीमत लोच में हमने क्या पढ़ा कि एक वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन से उसकी मांगे जाने वाली मात्रा में परिवर्तन, ठीक है। उसी को तो हम कीमत लोच कहते हैं, यानी कीमत में परिवर्तन होने से आपकी मांग में कितना परिवर्तन हो रहा है। इसका जो फॉर्मूला आपको याद रखना, मांग की कीमत लोच, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस में, हम आगे माइनस लगा के चलते हैं इसमें, मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन डिवाइडेड बाई मांग कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन। मांग हमेशा ऊपर रहेगी आपकी, चाहे तो आप कीमत से डिफाइन करें इसको, चाहे अपनी इनकम से करें या फिर संबंधित वस्तुओं की कीमत से करें, मांग से करें, ठीक है। मांग हमेशा ऊपर रहेगी, जिससे कंपैरिजन किया जा रहा है, यहाँ पर हम कीमत से कंपैरिजन कर रहे हैं तो कीमत को नीचे रखेंगे, आय से कंपैरिजन कर रहे हैं तो आय को नीचे रखेंगे, किसी दूसरी वस्तु की कीमत के कंपैरिजन कर रहे हैं तो उस दूसरी वस्तु को नीचे रखेंगे, ठीक है। बात क्लियर है। अब पढ़ते हैं एक एक करके, जैसे कि मांग की कीमत रोज की एक और परिभाषा यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं। मांग की कीमत रोज का मतलब क्या था कि कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन, उसकी वजह से आपकी मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है। ये किसने बताया था? ये मार्शल ने डेफिनेशन दी थी। ये डेफिनेशन आपको एज इट इज याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में कई बार डेफिनेशन को ही एमसीक्यू बेस पे क्वेश्चन बना के पूछ लेते हैं कि यह परिभाषा निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने दी है। तो वहां पर कई सारे नाम आपको मिलेंगे, मार्शल मिल सकता है, रॉबिन्स मिल सकती हैं, और है ना, बेनहम मिल सकते हैं। तो वहां पर आपको याद रखना है कि कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन और मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन, इसके जो रेशियो होता है ना इसका, उसी उसको जो डिफाइन किया मार्शल ने, ठीक है। अब हम एक एक करके इनकी श्रेणियों को पढ़ते हैं कि कैसे हम डिफाइन करते हैं। तो मांग की कीमत लोच की ना 5 श्रेणियां होती हैं, 5 श्रेणियां आपके सामने यहाँ पर हमने प्रस्तुत करी है। जैसे हम बात करें यहाँ पर कि पूर्णतः लोचदार, ये नहीं दिखाई दे रहा है ना, पूर्णतः लोचदार, लोचदार का मतलब क्या होता है? परफेक्टली चेंज होगी आपकी, पूरी तरीके से आपकी मांग में परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। देखो, लोच का मतलब होता है चेंज, मैंने पहले ही एक डेफिनेशन में आपको बताया था, लोच का मतलब होता है चेंज। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ? लोचदार है मांग, है ना, लोचदार है मतलब यहाँ पर आपको परिवर्तन देखने के लिए मिल जाएगा। बेलोचदार है मतलब यहाँ पर आपको नो चेंज, यहाँ पर कोई चेंज देखने के लिए नहीं मिलेगा आपको। लोचदार है, और यहाँ बोला पूर्णतः लोचदार है। पूर्णतः लोचदार है मतलब प्राइस में थोड़े से परिवर्तन से भी यहाँ चेंज देखने के लिए मिल रहा था आपको। इकाई लोचदार का, इकाई का मतलब होता है एक के बराबर, तो इकाई लोचदार का मतलब होता है बराबर का चेंज देखने के लिए मिलेगा आपको, जितना कीमत में परिवर्तन उतना मांग में परिवर्तन, ठीक है। फिर एक बता रहा हूँ आपको, जो जैसे याद रख सकते हैं आप, इकाई से अधिक, इकाई से अधिक का मतलब क्या हो गया? इकाई से अधिक लोचदार है, मतलब कीमत में परिवर्तन तो होगा कम, कीमत में परिवर्तन होगा कम, क्योंकि इकाई से अधिक बोल रहा है ना ये, और मांग में परिवर्तन होगा ज्यादा, ठीक है। और इकाई से कम, इसका अपोजिट, कि कीमत में परिवर्तन ज्यादा और मांग में परिवर्तन कम, ठीक है। एक एक करके डिफाइन करते हैं और अच्छे से समझ आ जाएगा, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि पूर्णतः लोचदार है, पूर्णतः लोचदार का मतलब क्या हो गया?
कि आप प्राइस में चेंज करें या नाम मात्र का भी चेंज करते हैं, तो आपकी जो डिमांड है ना, वो एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि किसी भी वस्तु की पूर्णतः लोचदार माँग का मतलब होता है उस स्थिति में, जिसमें कीमतों में अनंत होती है कीमतें, पर माँग अनंत होती है, प्रचलित कीमतों पर भी। मतलब कीमतों में आप थोड़ा-सा भी बदलाव करेंगे ना, या फिर शून्य के बराबर भी बदलाव करेंगे, आपकी माँग जो है एकदम से बढ़ जाती है। जैसे कि यहाँ पर मैं डिफाइन करूँ, कीमतें क्या हैं, यहाँ पर 4 हैं, ठीक है? कीमतें 4 हैं, अगर मैं 4 से साढ़े 3 कर दूँ या फिर साढ़े 4 कर दूँ, तो आपकी माँग में परिवर्तन देखने के लिए यहाँ पर परफेक्टली मिल रहा है, यानी कि 10 से 20 हो गई, 30 हो गई, लेकिन कीमतें आपकी हर लेवल पर क्या है? सेम है। इनफाइनाइट जो चेंज बोलते हैं ना इसको, इनफाइनाइट चेंज जो बोलते हैं हम इसको, है ना? इलास्टिक ऑफ डिमांड किसके बराबर है? इनफाइनाइट, यानी कि प्राइस में परिवर्तन हो रहा है या फिर नाम मात्र का ही हो रहा है, लेकिन आपकी क्वांटिटी डिमांडेड मांग में परिवर्तन आपको ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है? पूर्ण के लोचदार है। उसके बाद आते हैं बेलोचदार। बेलोच का मतलब होता है मांग में बिल्कुल परिवर्तन नहीं होगा भैया, है ना? बेलोच है ना मांग आपकी अब। बेलोच का मतलब कोई परिवर्तन नहीं देखने के लिए मिलेगा। मतलब जब कीमत में परिवर्तन पर मांग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कीमत पहले 2 रुपए थी, तो आप 4 यूनिट खरीद रहे थे। कीमतें 2 से क्या हो जाती हैं? 4 हो जाती है, यानी कीमतें बढ़ जाती हैं। तो फिर भी आप 4 खरीद रहे हैं। कीमतें और बढ़ जाती हैं, फिर भी आप 4 यूनिट खरीद रहे हैं। मतलब आपकी माँग में तो परिवर्तन देखने के लिए नहीं मिल रहा ना, कीमतें कितनी भी बढ़ जाएँ। तो वही बात है, जैसे कि ₹2 कीमत पर 4 यूनिट खरीद रहे हैं आप, 4 हो गई कीमत फिर भी 4 खरीद रहे हैं आप, 6 हो गई फिर भी 4 खरीद रहे हैं, 8 हो गई फिर भी मान लीजिए 4 खरीद रहे हैं, ठीक है? तो इलास्टिक ऑफ डिमांड आपकी बेलोच है, मतलब इलास्टिक ऑफ डिमांड 0 के बराबर है, मतलब मांग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। बात क्लियर है? उसके बाद पढ़ते हैं हम इकाई लोचदार। इकाई लोचदार का मतलब क्या होता है? इकाई का मतलब एक, यानी इकाई के बराबर है। जितना परिवर्तन आप अपनी कीमतों में करेंगे, उतना ही परिवर्तन आपको आपकी मांग में देखने के लिए मिलेगा, यानी कि बराबर का चेंज है। जैसे आप 4 रुपए कीमत थी किसी की, किसी भी वस्तु की 4 रुपए कीमत थी, तो आप 2 वस्तुएँ खरीद रहे थे। कीमतें गिर कर रह जाती हैं 2, यानी कीमतें आधी गिर गई, तो आपकी माँग भी तो बढ़ जाएगी ना उससे। मतलब आप जहाँ 4 रुपए खर्च करके 2 यूनिट खरीद रहे थे, वहीं 4 रुपए खर्च करके 2 यूनिट खरीद रहे थे, और वो 4 से हो जाती है सस्ती, यानी 2 रुपए हो जाती है उसकी कीमत, तो अब आप ज़्यादा नहीं खरीदेंगे? भई, अब तो आप ज़्यादा खरीद सकते हैं उस चीज़ को। तो वही बात है, यानी कि बराबर का चेंज जब आपको देखने के लिए मिले। जैसे कि जितना चेंज मेरा यहाँ हो रहा है, 2 से 4 हो गई, यानी कि कीमतें 4 से 2 रह जाए, मान लो ये तो P है और ये P1 मान सकते हैं इसको, है ना? पहले प्राइस 4 था, अब प्राइस 4 से 2 रह गया। जब प्राइस 4 था, किसी भी वस्तु की कीमतें 4 थी, तो मैं कितनी मात्रा खरीद रहा था? 2। मैं खरीद रहा था 2, इसको हम Q बोल सकते हैं और इसको Q1 बोल सकते हैं, ठीक है? कीमतें गिर के रह गई 2, अब मैं ज़्यादा मात्रा खरीद सकता हूँ, यानी कि मैं 4 खरीद सकता हूँ। तो ये चेंज है ना, इतना चेंज देखने के लिए मिल रहा है आपको। ये परिवर्तन, ये है लोच इसकी, ठीक है? इतना जो परिवर्तन देखने के लिए मिल रहा है, इसको इलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू 1 है हमारी, ठीक है? फोर्थ में पढ़ते हैं इकाई से अधिक लोचदार। इकाई से अधिक का मतलब परिवर्तन कीमतों में तो कम होगा, लेकिन मांग में ज्यादा होगा, ठीक है? जैसे 4 से कीमतें गिर के 2 रह गई, तो हमने पिछले स्लाइड में क्या पढ़ा कि जहां आप मान लीजिए 10 वस्तुएं खरीद रहे होंगे 4 रुपए में, तो कीमतें गिर के 2 रह गई, तो हम यहाँ पर 20 खरीद सकते हैं। हमने तो नॉर्मली यही पढ़ा था ना, कि कीमतें आधी रह जाती है तो हम डबल कर लेंगे अपनी खरीदने की मात्रा को। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर आप 100% का परिवर्तन हुआ, तो इतना परिवर्तन आपको यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगा माँग में, है ना? बराबर का चेंज नहीं होगा यहाँ पर, कम चेंज होगा आपकी माँग में। जैसे यहाँ से देखो क्लियर हो रहा होगा, कीमतें 4 से 2 रह गई, यानी आधी हो गई कीमत किसी चीज़ की, तो मैं डबल खरीद लूँगा। नॉर्मली तो ये होना चाहिए कि डबल खरीद सकता हूँ मैं, लेकिन नहीं, मैं या तो ज़्यादा खरीद रहा हूँ या फिर कम खरीद रहा हूँ। लेकिन इकाई से अधिक है ना यहाँ पर, तो इकाई से अधिक का मतलब क्या हो गया? यानी कि मैं डबल से भी एक्स्ट्रा खरीद रहा हूँ।
यहाँ पर 100% का चेंज हुआ और यहाँ पर मान लीजिए 150% का चेंज हुआ। कीमतें कम बदली, मेरी मांग उससे भी ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेरी किससे है? एक से ज्यादा है। एक से ज्यादा मतलब एक मैं मान सकता हूँ, एक है मेरी कीमत और इस एक से भी ज्यादा है मेरी मांग। ठीक है ना, बात क्लियर है? ये डेफिनेशन आप नोट कर सकते हैं आपके नोट्स में। ठीक है, इकाई से कम, यहाँ पर कम चेंज देखने के लिए मिलेगा आपको। जैसे कीमतें पहले 5 थी, 5 से कीमतें गिर के 2 रह जाती हैं, कीमतें गिरकर 2 रह जाती हैं। तो जितना परिवर्तन आपको देखो यहाँ मिल रहा है, इतना एरिया, यानी कि इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, उतना आपको यहाँ पर परिवर्तन देखने के लिए नहीं मिलेगा। जैसे देखो यहाँ का डिफरेंस आप देख रहे होंगे, साफ साफ देख रहा होगा आप ये डिफरेंस। ठीक है, ये कम है, मांग है ना, यहाँ पर आपकी मांग है, यानी मांग में ये परिवर्तन हुआ इतना सा। और प्राइस में कितना परिवर्तन हुआ, देखो कितना बड़ा आपको गैप देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा होगा। ठीक है ना, तो सिंपली हम कह सकते हैं कि इकाई से कम लोचदार मांग है, मतलब मात्रा में परिवर्तन कम है और कीमत में परिवर्तन ज्यादा है। ठीक है, ये आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। ठीक है, ये जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही सफिशियंट था। वो ये सेकंड लेक्चर में मैं आपको यहाँ बताऊंगा मांग की कीमत पे किस किस चीज का प्रभाव पड़ता है, और एक होती है मांग की कीमत और उसको मापने की विधि, जो कि व्यय विधि, कुल व्यय विधि जो होती है ना, ये ज्यादा पूछी जाती है। तो इसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।